हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है जुड़े जोड़ो जीतो। तो ये जो है उज्जवल पाटनी सर के द्वारा लिखी गई है। तो अभी तक मैंने इसके 6 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 6 आपने नहीं सुने तो सुन सकते हैं। तो आज के जो 7 एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जीतो का जो टॉपिक चल रहा है, इसका मैं इस बुक का जो है 56 चैप्टर है, लोगों को थोड़ा बेहतर महसूस कराइए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लोग उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं जो दिल से अच्छे हैं। हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके साथ रहकर या जिसकी बात सुनकर हमें अच्छा महसूस होता है। हम ऐसे लोगों के समीप से बसते हैं जो सदैव आलोचना करते हैं, मेख निकालते हैं या कड़वा बोलते हैं। मैं और मेरी पत्नी बेटा अभी ज्ञान अक्सर एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं। वहां बाहर बच्चों के लिए 2-3 झूले हैं। तुरंत केयर टेकर मेरे बेटे को उन झूलों की ओर बुलाता है। गाड़ी पार्क होते ही गार्ड जोरदार सैल्यूट मारते हैं और तेजी से दरवाजा खोलने के लिए बढ़ते हैं। सीट पर बैठते ही बहुत से वेटर और मैनेजर अभिवादन करते हैं, भले ही वे किसी को सर्वे कर रहे हों। अजीब सा फील गुड माहौल रहता है। ऐसा नहीं कि उस होटल में कुछ खास बात हो, परंतु वहाँ के सभी कर्मचारियों का व्यवहार इतना अच्छा है कि वहाँ जाना एक सुखद अनुभव बन जाता है। मेरा बेटा होटल जाने की बात सुनते ही कहता है, फिसल पट्टी स्लाइड वाली होटल जाना है पापा। ठीक इसी तरह जिंदगी में दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए ढेर सारी भौतिक चीजों की जरूरत नहीं होती, झूठी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। आप केवल अच्छा व्यवहार करके भी दूसरों को अच्छा महसूस करा सकते हैं। बड़ी कंपनियां और संस्थानों में कस्टमर रिलेशनशिप पर ढेरों सारे कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाएं होती हैं। कागजों पर कस्टमर फर्स्ट कहा जाता है, परंतु उसी कंपनी के एक लीडर ने यहाँ पहुंचने पर एक अल्प शिक्षित सेल्समैन व्यवहारिक नहीं होता। या तो उसकी बोलने की शैली अभद्र होती है या वो अक्खर नजर आता है। ग्राहक बिना उत्पाद खरीदे निकल जाता है, चाहे उत्पाद कितना भी अच्छा क्यों न हो। सेल्समैन के खराब व्यवहार से उत्तेजित ग्राहक खरीदी का इरादा बदल देते हैं। वहीं दूसरी ओर समान उत्पाद भी बेहतरीन सेल्समैन के माध्यम से आसानी से बिकते चले जाते हैं। चूंकि ग्राहक को वह सेल्समैन अच्छा लगता है, इसलिए उत्पाद भी अच्छा लगता है। यहाँ एक इंसानी केमिस्ट्री है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, वरना जीवन के किसी भी क्षेत्र में दूसरों को अच्छा महसूस कराइए। दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हुए यह मत सोचिए कि उस व्यक्ति से कभी दोबारा काम पड़ेगा ही या नहीं। दुनिया बहुत छोटी है, कब किस में काम पड़ जाए, कब कौन सी सेवा की आवश्यकता आ जाए, कोई नहीं जानता। याद रखिए, आप रहें या ना रहें, आपका अच्छा व्यवहार सदा दूसरों के दिमाग में स्थान बना लेता है। अब इसके बाद जीतो चैप्टर नंबर 57, कदम दर कदम सफलता की ओर। अक्सर हम निराश इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक झटके में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। इंतजार करने का हमें धैर्य ही नहीं होता। रास्ते में बाधाएं और मुश्किलें आते ही पांव डगमगाने लगते हैं, हिम्मत साथ छोड़ती है। और ऐसे में यदि धीरे से कहीं से यह सवाल मिल जाए कि छोड़ दो इस काम को, तो हम तुरंत उस कार को बीच में ही छोड़ देते हैं। परिस्थितियां और माहौल को दोष देते हैं, दूसरों का कंधा ढूंढते हैं। अजीब सी बात यह है कि हमारा मन जानता है कि जो भी परिणाम आया है उनके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, लेकिन हम अपने मन को भी धोखा दे देते हैं। सफलता कोई रसगुल्ला नहीं कि उठाया और मुंह के अंदर ले लिया। एक पर्वतारोही को मालूम होता है कि शिखर कितना ऊंचा है। वह कदम दर कदम उस चढ़ाई को चढ़ता है। हर कदम सावधानी से चढ़ता है और रखता है, क्योंकि गलत कदम जानलेवा हो सकता है। पर्वतारोहण शुरू करने के पहले वह अपने बैग में खाने की वस्तुएं, दवाइयां, पानी, अन्य आपातकालीन वस्तुएं जमा कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम होता है चढ़ाई में मुश्किलें आ सकती हैं। ठीक इसी तरह आप भी बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए स्वयं को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके रास्ते में भी जाने अनजाने बाधाएं आ सकती हैं। कोई भी व्यक्ति एक झटके में पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचता। चढ़ने के लिए किसी को भी सबसे पहले पहला कदम उठाना पड़ता है। ठीक इसी तरह जिंदगी में भी हर महान उपलब्धि के लिए पहला कदम खुद को उठाना पड़ता है। पहला कदम उठाइए, पूरे जुनून, विश्वास और समर्पण के साथ उठाइए। पहला कदम आते ही विजेताओं की श्रेणी में आपका प्रवेश हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति ने भी पहले कदम से ही शुरुआत की थी। यदि आप पहला कदम उठाने में घबरा रहे हैं, पहल नहीं कर पा रहे, तो कोई दूसरा आपको पीछे करके आगे निकल जाएगा। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाइए। पहला कदम उठाने के बाद छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाइए। ये छोटे छोटे कदम मिलाकर ही बड़ा फासला तय करते हैं। छोटे छोटे फूल मिलकर विशाल बगीचा बनाते हैं। छोटी छोटी नदियां मिलकर विशाल सागर बनाती हैं। छोटा छोटा मत समझिए, वह तो बड़े कदम का एक हिस्सा है। हर छोटा कदम आपको आपके सपनों की ओर पास ले जाता है। हर छोटा कदम आपकी मंजिल को आपके पास ले जाता है। चैप्टर नंबर 58, अपनी श्रद्धांजलि लिखिए। एक दृश्य की कल्पना कीजिए, आप स्वर्ग सिधार चुके हैं। आपको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है। एक के बाद एक लोग आकर आपके बारे में राय व्यक्त कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, लोगों से आप अपनी श्रद्धांजलि में क्या सुनना चाहते हैं। लोगों की कानाफूसी की ओर भी ध्यान दीजिए। आप कानाफूसी में क्या सुनना चाहेंगे। हो सकता है लोग कुछ आपस में इस तरह की राय व्यक्त कराएं, ये बेहद धनी व्यक्ति था, लेकिन महाकंजूस भी था। इसका अपना परिवार में जरूर इसके जाने से खुशी मना रहा होगा। यह बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन इसने जीवन भर का भी कोई काम ठीक से नहीं किया। इसके आलस का भुगतान परिवार को भरना पड़ेगा। यह समृद्ध था, शक्तिशाली था, लेकिन इसने कभी किसी की मदद नहीं की। आज इसलिए इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुश्किल से 20 लोग हैं।
सोचिए आप अपनी कब्र के पास किसको देखना चाहेंगे, आपका वकील, आपका स्टॉक ब्रोकर, इनकम टैक्स के अधिकारी, बैंक वाले लेनदान, या आपके दिल से चाहने वाली की भीड़। प्रिय मित्रों, मृत्यु के बाद आप जिस रूप में याद किया जाना चाहते हैं, आज से अपना हर दिन उसी तरह जीना शुरू कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं आपको दूसरे मददगार रूप में याद करें तो दूसरों की मदद कीजिए। यदि आप अच्छे मित्र के नाम से याद किया जाना चाहते हैं तो अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ कीमती पल बिताइए। यदि आप समाज सेवा के रूप में याद किए जाना चाहते हैं तो निस्वार्थ समाज सेवा शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने नाम को अमर करना चाहते हैं तो मृत्यु के बाद स्वयं के नाम से अस्पताल, स्कूल, लाइब्रेरी की व्यवस्था अभी कर दीजिए। यह मत सोचिए कि धन छोड़कर जाऊंगा तो बच्चे यह सब जरूर करेंगे। किसी का भी कोई ठिकाना नहीं है, सारी तैयारी स्वयं कर जाइए। यदि आप एक अच्छे पिता और समझदार पति के रूप में याद किया जाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ समय बिताइए, उनसे प्यार और अपनत्व से संस्कार पैदा कीजिए। आप स्वयं उनके रोल मॉडल बनिए। आज और अभी से अपनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम की रूपरेखा तय कीजिए और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाइए। यकीनन जीवन में आपसे गलत कार्य होने बंद हो जाएंगे, आपकी सोच विस्तृत हो जाएगी। 59 चैप्टर नंबर 59, कैसा गुस्सा कैसी उत्तेजना। मेरे एक बहुत गुस्सैल मित्र की पत्नी ने मुझसे कहा, डॉक्टर उज्जवल, आप मेरे पति की क्लास लीजिए, काउंसलिंग कीजिए। वे दिन भर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ही होते रहते हैं। उनके कारण पूरे घर में तनाव का माहौल रहता है। कोई खुलकर हंसता नहीं है, सब घर से बाहर जाने का रास्ता देखते रहते हैं। मैंने मित्र को एक दिन अकेले में बुलाया और चर्चा शुरू की। पहले तो थोड़ी देर उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे से उसने अपनी बात बताई और कहा, लगभग आधे घंटे तक चर्चा का सार यह था कि घर के बारे में और कोई नहीं सोचता है, सब लापरवाह है, किसी को भविष्य की चिंता ही नहीं है, घर साफ नहीं रहता आदि। मैंने उससे कहा कि कल तुम जिन बातों पर दिन भर उत्तेजित हुए थे उन सबको लिखो। थोड़ी ना नुक्कुर के बाद उसने वो सारी बातें लिखी। लगभग 20 बार वह गुस्सा हुआ था, परिवार के अलग अलग सदस्यों पर झल्लाया था। फिर मैंने उससे कागज लिया, 2 कॉलम बनाए, वे बातें जो नियंत्रण में थी, वे बातें जो नियंत्रण में नहीं थी। फिर गुस्से के सारे कारणों में हमने दोनों वर्गों में बांटा। निष्कर्ष देखकर दोनों हैरान हो गए। उसे बेहद पछतावा हुआ। बिजली चली गई थी, नियंत्रण के बाहर। गाड़ी पंचर होने से बेटा ले गया, नियंत्रण के बाहर। गीजर चालू छूट गया, नियंत्रण के बाहर। बेटी के नंबर कम आए, नियंत्रण के बाहर। फोन ठीक नहीं था, नियंत्रण के बाहर। तेज बरसात होने लगी, काम पर नहीं पहुंचा पाया, नियंत्रण के बाहर। कुरियर लेट पहुंचा, नियंत्रण के बाहर। बारिश की वजह से अखबार भीग गया, नियंत्रण के बाहर। चाय में शक्कर डालना भूल गया, नियंत्रण में। सुधरने योग्य, आदि आदि। 20 गुस्से के मुद्दों में से लगभग 15 मुद्दे ऐसे थे जो सीधे तौर पर किसी नियंत्रण में नहीं थे। उन सभी मुद्दों पर मित्र ने घर वालों पर खीड़ उतारी। उनकी वजह से ऐसे मुद्दों जो नियंत्रण में थे वे गौण हो गए, क्योंकि उन सबका मानना था कि बिना बात चीखना चिल्लाना उनकी आदत हो चुकी है। मित्र मूलतः समझदार था, उसने तुरंत समझ लिया कि वह इतने दिनों से क्या गलती कर रहा था। कुछ लोग नासमझ होते हैं, चाहे जो निष्कर्ष आ जाए वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, खुद को सही मानते हैं। उसने बदलने का संकल्प किया। क्रोध और उत्तेजना से संबंध खराब करने की बजाय धैर्य से संबंध सहेजने का संकल्प किया। लगभग 2 महीने बाद उसका फोन आया। वो बेहद हल्का और प्रसन्न था। उसने कहा, मित्र, तुम्हारे नियंत्रण के बाहर सिद्धांत ने मेरे स्वभाव पर ही नहीं, मेरे व्यवसाय पर भी जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव डाला है। धन्यवाद दोस्त। क्रोध, उत्तेजना या झल्लाने से आज तक किसी से कुछ हासिल नहीं हुआ है। यह अपनों को चोट पहुंचाने और संबंध खराब करने का तरीका है, और सरल तरीका भी है। उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक का आमंत्रण पत्र है। जिंदगी में हर निर्णय को पहले या आवेग में यदि आप एक बार सोच लें, अमुक बीज या चीज बात मेरे नियंत्रण में है या नियंत्रण के बाहर है, यदि वो मेरे नियंत्रण में है तो मैं उसे ठीक अवश्य करूंगा, नियंत्रण में नहीं है तो उसकी परवाह करने का क्या फायदा है। इसके बाद आप जीवन में कभी किसी अनावश्यक बात पर गुस्सा नहीं होंगे। आपके संबंध दिन दोने रात चौगुनी प्रति होने लगेगी। नेटवर्क मार्केटिंग चेतावनी, भूलकर भी कभी दूसरे ग्रुप, अन्य लीडर कंपनियों की सीधी निंदा मत कीजिए। कब वो निंदा घूमकर आपको शिकार बना लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप हतप्रभ रह जाएंगे। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 60, नेटवर्क देह भाषा जरूर सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग मूल रूप से संप्रेषण पर आधारित है। आपकी कंपनी भले ही कितनी ही श्रेष्ठ हो, उत्पाद कितने भी अच्छे हों, यदि आप उनकी खूबियों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते तो आप अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी बुद्धिमान ज्ञाता हों, परंतु इस व्यावसायिक प्रणाली में दूसरों को अपनी बात समझाना ज्यादा महत्व रखता है। संप्रेषण 2 प्रकार से होता है, जो आप शब्दों द्वारा कहते हैं, वर्बल लैंग्वेज, जो आप बिना बोले आपका शरीर कहता है, बॉडी लैंग्वेज। बोलते ही तो आप शब्दों में हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन आपकी शारीरिक भाषा अक्सर वह भी कह देती है जो आप मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज का महत्व वर्तमान समय में वैज्ञानिक शोधों के द्वारा स्थापित हो चुका है। यदि नेटवर्क नए लोगों को जोड़ते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सकारात्मक उपयोग करें तो सफलता का प्रतिशत काफी ज्यादा होगा। आपके शब्दों की भाषा के साथ यही सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल और तालमेल हो जाए तो आप दूसरों को ज्यादा तेजी से प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावी बोलने की कला, इफेक्टिव
स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। सेमिनार में बॉडी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देता हूँ। श्रोताओं से आपका नेत्र संपर्क कैसा, आप हाथों से कैसी क्रिया करते हैं, आपके पैर कितनी दूर पर हैं, आप कैसे खड़े किस तरह से होते हैं, अपील करते हुए या अभिवादन करते हुए आपके हाव भाव कैसे होते हैं, जैसे ढेरों मुद्दों पर चर्चा होती है। बॉडी लैंग्वेज विषय अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत है एवं इस विषय पर विश्व के श्रेष्ठ देह भाषा विशेषज्ञों की किताबें उपलब्ध हैं। हम यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, परंतु विषय पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए आप इन पुस्तकों की मदद जरूर लें। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली की दृष्टि से बॉडी लैंग्वेज कुछ समान नियमों की जानकारी दे रहा हूँ। पहला, आप अपने प्रोस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखें जिससे आप उसके मनोभावों को ताड़ सकें। यदि सकारात्मक है तो जुड़ने का प्रस्ताव पेश करें सकें और नकारात्मक है तो सकारात्मक होने का इंतजार करें। दूसरा, प्रोस्पेक्ट की आंखों में आंखें डालकर बात करें। लगातार न घूरें, परंतु हर थोड़े अंतराल में आपकी नजरें मिलनी चाहिए। यदि आप अपनी बात कहें तो हुए दूसरी ओर देखेंगे तो आपकी बात झूठी मान जाएगी। प्रोस्पेक्ट आपके आत्मविश्वास पर संदेह करेगा। हाथों को खुला रखिए। यदि आप हाथ बांधकर खड़े होंगे, हाथ बांधकर अपनी बात रखेंगे तो वह रक्षात्मक मुद्रा होती है। वह बात पूरे वेग से सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती। ठीक इसी तरह यदि सामने वाला व्यक्ति प्रोस्पेक्ट हाथ बांधकर खड़ा है तो इसका अर्थ है कि वह भी रक्षात्मक मुद्रा में है, आपकी बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा है। उसे रक्षात्मक मुद्रा से सहयोगी मुद्रा में लाने के लिए उसकी ओर थोड़ा झुकिए, हाथों को खोलकर अपनी बात कहिए। धीरे धीरे उसके हाथ भी खोल जाएंगे। चौथा, सिर हिलाइए। सिर हिलाना बहुत ही संक्रामक क्रिया होती है। सिर हिलाना आपकी बात में अतिरिक्त वजन पैदा करता है। यदि आप दूसरों को किसी बात पर सहमत कराना चाहते हैं तो बात कहते हुए सहमति की मुद्रा में हाँ की मुद्रा में सिर हिलाइए। उसके मन में स्वतः ही सहानुभूति सूचक भाव उत्पन्न होंगे। यदि आप किसी पर असहमति जताना या दूसरों को ना की मुद्रा में लाना चाहते हैं तो असहमति या ना की मुद्रा में सिर हिलाइए। इससे सामने वाले के अवचेतन मस्तिष्क को असहमति और ना का संदेश जाएगा। अधिकांश केसों में सिर हिलाना परिणामदायक प्रभाव डालता है। सिर हिलाना बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पुल की तरह कार्य करता है। पांचवा, अपने हाथ मिलाने पर जरा गौर कीजिए। हाथ मिलाने के भी कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। बिना कोई शब्द कहे आपके बारे में धारणा बन जाती है। यदि आप हाथ मिलाते हुए कदम हल्के से बिना किसी दबाव के ढीले स्वरूप से दूसरे के साथ हाथ दे देते हैं तो आप कमजोर हैं, नर्म दिल हैं, निरुत्साही हैं, सुस्त हैं, ऐसे संदेश जा सकते हैं। यदि आप हाथ मिलाते हुए जोर से हाथ दबाते हैं, जोरों से हिलाते हैं तो अक्खड़, घमंडी, शक्ति प्रदर्शन करने वाला, अधिकार जताने वाला संदेश जाता है। यदि आप हाथ मिलाते हुए हथेली ऊपर की ओर रखते हैं तो पुनः समर्पण या तुम मुझसे बेहतर होकर संदेश जाता है। जैसा तुम कहोगे मैं करूंगा, वैसी भावना सामने आती है। समान रूप से हाथ मिलाइए, हल्का दबाव रखें, 1 या 2 बार ऊपर नीचे करें, हैंडशेक और छोड़ दें। यदि आप समानता से हाथ मिलाते हैं तो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसा संदेश जाएगा। हाथ मिलाते हुए सामने वाले के हाथों को दोनों हाथों से मत पकड़िए। ऐसा लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं, आपके गलत मनोभाव हैं। छठवां, सुनने की बॉडी लैंग्वेज। बात सुनते ही यदि आप अपनी कुर्सी की पीठ से टिके रहेंगे तो ऐसा संदेश जाएगा मानो सामने वाले की बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप बात नहीं सुनना चाहते। यदि आप सुनते हुए पीठ कुर्सी से टिके हैं, पैर एक के ऊपर एक है और हाथ आपस में संबंध, सिर को पीछे से सहारा दें या गर्दन पर हो तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो तुम तुच्छ हो का संदेश जाएगा। बेहतर श्रोता थोड़ा आगे की ओर झुकेगा, अपनी हथेली को ठुड्डी पर रखेगा। बात सुनने हुए बीच बीच में भावों में तनाव और ढीलापन आएगा जिससे बोलते वाले के रुचि जागृत होगी। 7वां, अनजानी और अनचाही क्रियाएं। माइक के सामने बोलते हुए लोगों को देखिए या खुद का वीडियो देखिए। आपको कई ऐसी हरकतें मिलेंगी जो आप करना नहीं चाहते थे परंतु हो गई। कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने वो हरकत की है। उदाहरण, माइक के सामने पैर हिलाना, बार बार हाथ जेब में डालना, बाहर निकालना, एक पैर से दूसरे पैर शरीर का भार देना, बेल्ट ठीक करना, नाक मलना, शर्ट की क्रीज ठीक करना, बाल पीछे करना। ये अनचाही क्रियाएं सुनने वाले की एकाग्रता भंग करती है। इन्हें सुधारने के लिए खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, अपने मित्रों और परिजनों से पूछिए। धीरे धीरे प्रयास करके आप इन्हें अवश्य ही हटा देंगे। नेटवर्क्स को मेरी सलाह है कि वे समान जीवन और संप्रेषण में महत्वपूर्ण देह भाषा का अवश्य ध्यान रखें। इन्हें जीवन में उपयोग में लाएं, सफलता के प्रतिशत में जबरदस्त परिवर्तन देखें। देह भाषा पर लिखी गई स्तरीय पुस्तकों का अवश्य अध्ययन करें। इसके बाद चैप्टर है 61, समय का महत्व। समय और मृत्यु ये संसार के शाश्वत सत्य हैं, दोनों को लौटाया नहीं जा सकता। इनके आगे राजा रंग सभी एक बराबर हैं। समय संसार की सबसे मूल्यवान चीज है, ना वो किसी के लिए रुकता है, ना उसे बांधा जा सकता है, ना उसे बढ़ाया जा सकता है। फिर भी इसका दुरुपयोग कम नहीं होता। कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होता कि अपने बीते हुए दिन खरीद सके। यदि हम नई औद्योगिक संस्कृति में पल रहे कंपनियों को छोड़ दें तो आम भारतीय उद्योग और जन समुदाय में समय के प्रति संवेदनशील कम देखने को मिलती है। एक सामान्य से सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का समय यदि शाम को 7 बजे रखा जाए तो वह 8:30 बजे पहले प्रारंभ नहीं होता है। यह लेट लतीफे अनजाने में हमारी आदत बन गई है। हम गर्व से इसे नाम देते हैं इंडियन टाइम। यदि हमें खुद को राष्ट्र को बड़ी प्रतिस्पर्धा में जीत की ओर ले जाना है तो समय के महत्व को समझना होगा। इस इंडियन टाइम को वास्तविक टाइम में मिलना होगा।
टाल मटोल। सर्वे के आंकड़े कहते हैं आम भारतीय में टाल मटोल की प्रकृति ज्यादा होती है, इसलिए अधिकांश टेलीफोन, बिजली बिल, आवेदन, परीक्षा फॉर्म सब अंतिम तिथि में जमा होते हैं। आज भी हमारे यहाँ विलंब शुल्क भरने वालों की लाइन सबसे लंबी होती है। हम हर रोज काम को टालकर एक सामान से काम को इमरजेंसी बना देते हैं, उनका तनाव भी झेलते हैं, अतिरिक्त पैसे भी खर्च करते हैं। आलस और टाल मटोल से अधूरे कार्यों को जमाव बड़ा हो जाता है, फिर उन्हें निपटने के चक्कर में बहुत से जरूरी कार्य छूट जाते हैं। एक शीर्ष विचारक ने एक टीवी चैनल पर कहा है, भारत की महिलाएं यदि सीरियल की रोज की पारिवारिक खटपट देखना बंद कर दें तो महिलाओं की उत्पादकता 20% बढ़ जाएगी, घरों के झगड़े 20% कम हो जाएंगे। एक मैनेजमेंट विशेषज्ञ के रूप में मैं हमेशा कहता हूँ, सरकारी दफ्तरों में चाय की मशीन लगा दी जाए या कर्मचारियों को चाय के लिए बाहर जाने की मनाही को, तो हर कर्मचारी की कार्य क्षमता 45 मिनट की वृद्धि होगी। सार यह है, समय को हमें सोने जैसे मूल्यवान समझना होगा, वैसी ही देखभाल करनी चाहिए। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो समय का बहाना बनाकर जिम्मेदारियां लेने से कतराते हैं। उनका दिमाग कुंद हो चुका है, लेकिन पढ़ने का या प्रशिक्षण लेने का नाम से ही वे 24 घंटे व्यस्त हो जाते हैं, समय खत्म हो जाता है। मैं चुनौती देता हूँ कि आप दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाएं जिसके पास 24 घंटे या 24 क्षण भी स्वयं के लिए ना हो। समय बहुत से रूपों में व्यर्थ होता है, जैसे ज्यादा देर सोने, अनावश्यक टीवी देखने, बिना बात तर्क वितर्क करने, ज्यादा फोन पर बात करने, जहां आवश्यक ना हो वहां भी ज्ञान सिद्ध करने, गसिप जिंदा आलोचना करने में, जो समस्याएं सामने नहीं है उनकी चिंता करने में, जो अवसर निकल गए हैं उनके पश्चाताप में, और अपनी गौरव कथा में स्वयं के गुणगान में। यदि आप दैनिक जीवन में देखेंगे तो आपको सैकड़ों ऐसे रास्ते मिलेंगे जिनमें समय व्यर्थ करते हैं। यदि हम यह माने कि एक आम भारतीय 25 वर्ष से कमाना शुरू करता है तो 55 वर्ष में रिटायर होता है, यदि इन 30 वर्षों में प्रतिदिन सिर्फ 45 मिनट व्यर्थ होने से बचाता है तो वह जिंदगी में कमाई का एक पूरा वर्ष अतिरिक्त पाता है। क्या आप ऐसे कई अतिरिक्त वर्ष नहीं बनाना चाहेंगे? मेरी सलाह यह है कि आप अपने मिनटों का ध्यान रखें, घंटों अपनी परवाह खुद कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक उद्योगपति ने मिलने का समय मांगा, उन्हें 10 मिनट का समय प्राप्त हुआ, किसी कारणवश वे 8 मिनट देर पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया और कर्मचारियों को पानी लाने को कहा। उद्योगपति ने पानी पीकर गिलास रखा, सरदार पटेल बात करनी शुरू कर चाही, लेकिन सरदार पटेल कुर्सी से उठ चुके थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, माफ कीजिए, आप 8 मिनट देर आए थे, 2 मिनट आपकी कुशलता और पानी पूछने से ज्यादा कुछ न कर सका, अगली बार ध्यान रखें। समय बचाने के ठोस उपाय न कहना सीखें। जो काम गैर जरूरी हो, जिसमें समय की बर्बादी हो, उस काम के लिए ना कहना उचित है, अन्यथा आपका सारा बहुमूल्य समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाएगा। ना सुनकर एक बार सामने वाला व्यक्ति को बुरा लग सकता है, लेकिन वो आपके समय को नष्ट करने का साहस दोबारा नहीं करेगा। पॉकेट डायरी, मोबाइल डायरी, डिजिटल डायरी रखें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के कार्य प्राथमिकता के क्रम पर अपनी डायरी में लिख लें, इससे आपका कार्य भी अधूरा नहीं रहेगा, आप नुकसान से बचेंगे। काम भूल गया या याद नहीं आया जैसे जुमले आपको इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, आपकी साख बढ़ेगी। काम निपटाने जाने से काम का आभार नहीं लगेगा। मैं इसे समय प्रबंधन का आज भी सबसे महत्वपूर्ण उपकरण मानता हूँ। टाइम टेबल बनाइए, अपने उठने सोने का समय निर्धारित करें, नियमित महत्वपूर्ण कार्यों का समय निर्धारित करें, उसके बाद जो समय बचता है उन्हें अन्य उत्पादक कार्यों में लगाएं। लक्ष्यों के अनुसार समय प्रबंधन करें। आपके नियमित कार्यों को करने के बाद कुछ समय शेष बचना चाहिए, जिससे आप लंबी अवधि के लक्ष्यों की ओर ध्यान दे सकें, उस दिशा में कार्य कर सकें। अक्सर उचित समय प्रबंधन न होने के कारण दैनिक कार्यों में सारा समय चला जाता है और जीवन का लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाता है। इंसान गैर जरूरी चीजों में समय व्यर्थ करता है, उससे सामान्य दायित्वों का अंबार लग जाता है। सामान्य दायित्व पूरे करता है तो जरूरी काम छूट जाते हैं, जरूरी काम करना शुरू करता है तो बहुत जरूरी कार्य नहीं हो पाते। मेरी सफलता का राज है मेरा समय प्रबंधन। गॉसिप और निंदा में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता, दोस्तों के साथ अनावश्यक गपशप में खड़ा नहीं होता, टीवी में संक्रामक धारावाहियों से दूर रहता हूँ, खुद पर आत्म आकलन करके दबाव बनाए रखता हूँ। यदि किसी दिन बिना किसी ठोस कारण के मेरा समय व्यर्थ हो जाए तो मुझे बेहद दुख होता है। मैं हर रोज अपने कार्यों की सूची पॉकेट डायरी में लिखता हूँ, रात को उसकी समीक्षा करता हूँ। यदि आप भी सपनों को सही समय पर पाना चाहते हैं तो समय का गलत उपयोग करना छोड़ दें। हमें ध्यान रखना चाहिए हम समय कितनी गंभीरता से उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम समय को नहीं बल्कि अपने भाग्य को नष्ट करते हैं। तो इस तरीके से अब चैप्टर है जान है तो जहान है 62 है, तो इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा, क्योंकि अगले एपिसोड में पूरी बुक एंड हो जाएगी। तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड